विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको टॉपिक के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप हमारे इन कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपके सामने एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है, सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। हम लोगों ने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था और बप्पा रावल के बाद आगामी हम इतिहास की चर्चाएं करते हैं। अगला शासक है हमारा अलट, या इसे अलहट भी कहते हैं या अलहट भी कहते हैं। अलट या अलहट भी कहते हैं। अलट या अलहट की बात करें तो यह 10वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने थे। यानी बात करें 10वीं शताब्दी में जो मेवाड़ के शासक बने थे उनका नाम था अलट। अलट की बात करें तो इन्हें भाटों के ख्यातों में इन्हें कहा गया है आलू राव। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आलू राव नामक उपाधि किस शासक की है, तो मित्रों ध्यान रखना अलट की है। भाटों के ख्यातों में इन्हें आलू राव की उपाधि दी गई थी। अलहट की बात करें तो इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव डाली थी। यानी मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव डालने वाले की बात करें तो वह शासक था अलहट। तो अलहट की बात करें तो अलहट 10वीं शताब्दी में मेवाड़ का शासक बना था। भाटों के ख्यातों में इन्हें आलू राव कहा गया था और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव डाली गई थी, वो अलहट के द्वारा डाली गई थी। इसी अलट की बात करें तो इन्होंने उदयपुर में जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी अलहट की बात करें तो इन्होंने उदयपुर में जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया था। अलहट की बात करें तो इन्होंने नागदा के स्थान पर आहड़ को मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। हम लोग बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था कि बप्पा रावल ने नागदा को मेवाड़ साम्राज्य की प्रथम राजधानी बनाया था और मेवाड़ साम्राज्य की दूसरी राजधानी पढ़ रहे हैं कि नागदा के स्थान पर आहड़ को अलट ने राजधानी। तो मेवाड़ साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? आहड़ हो गई। और प्रथम राजधानी की बात करें तो नागदा हो गई। राजधानियों की बात करें तो तीसरी इनकी जो राजधानी बनी थी वो बनी थी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था जैतर सिंह ने। और चौथी राजधानी की बात करें तो चौथी राजधानी बनी थी उदयपुर। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कर उदयपुर को बनाया था। उदयपुर के बाद महाराणा प्रताप के समय कुंभलगढ़ बनी थी। कुंभलगढ़ के बाद में कुछ समय की बात करें तो बनी थी चावंड, और चावंड की बात करें तो मेवाड़ की संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी बनी थी महाराणा प्रताप के समय। और फिर की बात करें तो फिर मुगल मेवाड़ संधि होगी। मुगल मेवाड़ संधि के बाद चित्तौड़गढ़ पुनः राजधानी बनी थी। तो इस प्रकार की मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ और प्रथम राजधानी थी वो थी नागदा। तो मेवाड़ साम्राज्य की दूसरी राजधानी अलहट ने बनाई थी आहड़। इसी की बात करें तो अलहट ने एक हूण राजकुमारी थी, हूण
राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी। पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था अलट ने। और इतिहासकार इस विवाह समझौते के बारे में लिखते हैं कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यानी राजस्थान के इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह की बात करें, प्रथम विदेशी विवाह की बात करें तो पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी और मेवाड़ के शासक अलट के साथ हुआ था। और ये विवाह समझौता इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता माना गया था। तो मित्रों, आपको मुख्य इनके बारे में ध्यान रखना है कि अलट 10वीं शताब्दी में मेवाड़ का शासक बना था। इन्हें भाटों ने उपाधि दी थी, भाटों ने इन्हें आलू राव के नाम से लिखा है। और मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम नौकरशाही की नींव अलट के द्वारा डाली गई थी। इन्होंने उदयपुर में जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया था। इन्होंने नागदा के स्थान पर दूसरी राजधानी आहड़, मेवाड़ साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी थी, आहड़ बनी थी। इन्होंने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। और अलट और हरिया देवी का विवाह राजस्थान के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता माना जाता है। तो इस प्रकार के हमारे शासक थे अलट या आलू राव। अगले शासक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, कालांतर में अनेक बीच में शासक हुए थे परंतु उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। अगले शासक के बारे में जानकारी मिलती है रणसिंह, या इन्हें कुछ इतिहासकार करणसिंह कहते हैं, जो कि 1158 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के शासक बने थे। रणसिंह या करण सिंह की बात करें तो ये 1158 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के शासक बने थे। रणसिंह की बात करें तो इनके शासनकाल में मेवाड़ के गुहिल दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किन के शासनकाल में मेवाड़ का गुहिल वंश दो भागों में विभक्त हो गया था। तो वो शासनकाल की बात करें, उस शासक की चर्चाएं करें तो वो था रणसिंह या करण सिंह। रणसिंह की बात करें तो इनके दो पुत्र थे। एक बड़े पुत्र का नाम था सेम सिंह और छोटे पुत्र का नाम था राहप। यानी रणसिंह के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था, बड़ा पुत्र था उसका नाम था सेम सिंह और छोटा पुत्र था उसका नाम था राहप। सेम सिंह की बात करें तो इन्होंने एक शाखा की नींव डाली थी, उस शाखा का नाम था रावल शाखा। यानी रावल शाखा के संस्थापक की बात करें तो रावल शाखा का संस्थापक माना जाता है सेम सिंह। और राहब की बात करें तो इसने एक ठिकाने की स्थापना की थी, एक ग्राम की स्थापना की थी जिसका नाम था सिंसोदा। सिंसोदा ग्राम की स्थापना करके और इसी ग्राम की बात करें तो इसी ग्राम के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया था सिंसोदिया। और एक शाखा प्रारंभ की थी उसका नाम था राणा शाखा। आगे हम लोग सिंसोदिया गुहिलों का दूसरा रूपांतरित नाम है और राणा गुहिलों की दूसरी शाखा है। रावल शाखा का अंतिम शासक की बात करें तो बप्पा रावल था। राणा शाखा का अंतिम शासक की बात करें तो रावल रतन सिंह था। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था और प्रथम शासक की बात करें तो रावल शाखा का सेम सिंह। यानी सर्वप्रथम रावल की उपाधि सेम सिंह ने धारण की थी। और राणा की उपाधि की बात करें तो राणा हम आगे पढ़ेंगे, हमीर के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक होंगे उन्हें राणा या महाराणा कहा जाएगा। और हमीर के बाद इस वंश का नाम गुहिल के स्थान पर सिंसोदिया हो जाएगा। तो एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन के शासनकाल में गुहिल वंश दो भागों में विभक्त हो गया था। तो रणसिंह के शासनकाल में रणसिंह का बड़ा पुत्र सेम सिंह रावल शाखा की नींव डालता है, छोटा पुत्र राहप सिंसोदा ग्राम की स्थापना करके और राणा शाखा की नींव डालता है। और रावल की पहली उपाधि सेम सिंह और अंतिम जो रावल की उपाधि धारण करने वाला था रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह के बारे में हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। और
रण सिंह की मृत्यु के बाद सेम सिंह मेवाड़ का शासक बना था। सेम सिंह के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह कुमार सिंह नामक के दो पुत्र थे सेम सिंह के। सेम सिंह की मृत्यु के बाद सामंत सिंह और सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बना था। और सामंत सिंह की बात करें तो इनके शासनकाल में कीर्तिपाल नामक चौहान ने आक्रमण कर दिया, मालदेव मुछा वाले चौहान ने आक्रमण कर दिया और इसे पराजित करके अधिकार कर लिया था मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, परंतु कुछ समय की बात करें तो कुमार सिंह ने उन्हें पराजित करके पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। इसी सामंत सिंह को कहा जाता है वागड़ के गुहिलों का संस्थापक। तो वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को कहा जाता है और इन्होंने चौहानों को पराजित करके पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इनके बाद में बात करें तो एक प्रतापी शासक का वर्णन मिलता है जिसका नाम था जेतर सिंह। तो चर्चाएं करें जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह या इन्हें कुछ इतिहासकार चेतर सिंह के नाम से भी लिखते हैं। इनका शासनकाल 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। परंतु राजस्थान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर जी.एच. ओझा। और डॉक्टर जी.एच. ओझा की बात करें, उन्होंने इनका शासनकाल 1213 से लेकर माना है 1252 ईस्वी तक माना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जेतर सिंह का शासनकाल। पहली बात तो ये शासनकाल आते नहीं है, अगर फिर भी पूछा जाए तो अलग अलग पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा कि जेतर सिंह का शासनकाल। तो जेतर सिंह का शासनकाल की बात करें तो 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। अगर पूछा जाए डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार जेतर सिंह का शासनकाल तब होगा 1213 से लेकर 1252 ईस्वी तक। जेतर सिंह की बात करें तो इनके शासन काल में दिल्ली का एक शासक था, गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। किनके शासनकाल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है मित्रों? जेतर सिंह के शासनकाल में। जेतर सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश के साथ 1222 से लेकर 1227 ईस्वी तक कई बार संघर्ष होते हैं और इस संघर्ष को कहा जाता है भूताला का युद्ध। तो भूताला के युद्ध की बात करें तो भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। और यह युद्ध हुआ था 1222 से लेकर 1227 ईस्वी के मध्य। 1222 से लेकर 1227 ईस्वी के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को भूताला का युद्ध कहा जाता है। परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें, हिंदी ग्रंथ अकादमी डॉक्टर हुकमचंद जैन के अनुसार चर्चाएं करें तो भूताला का युद्ध लड़ा गया था 1227 ईस्वी में। डॉक्टर हुकमचंद जैन की पुस्तकें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, उसमें लिखा गया है कि भूताला का युद्ध लड़ा गया था 1227 ईस्वी में। और भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। भूताला के युद्ध मैदान की बात करें तो हल्दी घाटी के पास राजसमंद में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि भूताला का मैदान कहाँ है? तो भूताला का युद्ध मैदान हल्दी घाटी के पास राजसमंद में स्थित है। और भूताला का युद्ध हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार 1227 में लड़ा गया था जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और इस युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था जेतर सिंह ने। इल्तुतमिश पराजित होकर भागता हुआ मेवाड़ साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी जिसका नाम था नागदा। और नागदा को इसने नष्ट कर दिया था। नागदा के समीप की बात करें तो इनकी राजधानी थी इस समय आहड़। और जेतर सिंह को लगा कि यह नागदा को नष्ट करके आहड़ को भी नष्ट कर सकता है, तब इन्होंने
अपनी नवीन और मेवाड़ साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ को। तो मेवाड़ साम्राज्य की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया था जेतर सिंह ने, क्योंकि इन्हें भय था कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी को इल्तुतमिश की सेना भागती हुई नष्ट कर देती है। इन्हें भय था कि ये आहड़ को भी नष्ट कर देंगे, तब इन्होंने अपनी सुरक्षित राजधानी के रूप में चित्तौड़गढ़ को बनाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और इन्होंने निर्माण करवाया था सुरक्षा की दृष्टि से नगर प्राचीर का। तो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर नगर प्राचीर का निर्माण करवाया गया था जेतर सिंह के द्वारा। और राजस्थान का एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि चित्तौड़ को सर्वप्रथम विजित करके राजधानी बनाया था और राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखता है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का जेतर सिंह का शासनकाल, जेतर सिंह का शासनकाल सवर्ण काल कहलाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखता है कि जेतर सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को जीता था, चित्तौड़ को ही अपनी राजधानी बनाया था। और यही लगता है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का जेतर सिंह के शासनकाल को सवर्ण काल कहते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। और इसी जेतर सिंह की बात करें तो इनके दो प्रसिद्ध सेनापति थे, एक का नाम था बालक और दूसरे का नाम था मदन। बालक और मदन नामक दो प्रसिद्ध सेना नायक थे और ये दो प्रसिद्ध सेना नायक थे जेतर सिंह। जेतर सिंह के संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, जेतर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा गया था जय सिंह सूरी के द्वारा। और जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन में पराक्रम की जानकारी मिलती है जेतर सिंह के बारे में। तो हम लोग जिस शासक की बात कर रहे हैं वो है जेतर सिंह। और जेतर सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक रहा था। इनके शासनकाल में दिल्ली का एक सुल्तान था और दिल्ली के सुल्तान का नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बात करें तो इस साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने आक्रमण कर दिया और 1222 से लेकर 1227 के मध्य आक्रमण युद्ध होता है। उस युद्ध को कहा जाता है भूताला का। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार भूताला का युद्ध लड़ा गया था 1227 में। और भूताला का युद्ध मैदान पड़ता है हल्दी घाटी के पास राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले के हल्दी घाटी के क्षेत्र में लड़ा गया था भूताला का युद्ध। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। तो मित्रों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी यानी इल्तुतमिश पराजित हो गया। पराजित होने के कारण वह गुस्से में आ गया और गुस्से में आने के कारण अपनी सेना को आदेश दे दिया। और आदेश देने के कारण भागती हुई सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया। नागदा को नष्ट करने के कारण यह आहड़ को भी संकट में देखकर चित्तौड़ को अपनी नवीन राजधानी बनाता है। चित्तौड़ मेवाड़ साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनी थी और चित्तौड़ को सर्वप्रथम विजित किया था बप्पा रावल ने। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि चित्तौड़ को विजय करके जेतर सिंह ने मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। और इसी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास को जेतर सिंह के शासनकाल को सवर्ण काल कहा था। और इनकी जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में। इनके प्रसिद्ध दो सेनापति थे, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। ये इनके दो प्रसिद्ध सेनापति थे जेतर सिंह के। तो मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।